जय श्री राम बच्चों। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना बाय ग्राफिकल मेथड, कि एक ग्राफ को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे। हमने आपको सीधा सीधा बताया था कि वो हर एक पॉलिनोमियल का एक ग्राफ होता है और जितने पॉइंट पर वो पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है उसकी उतनी ही जीरो होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये मेरा कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस तरीके से है। अब ये ग्राफ तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का एक भी जीरो नहीं है, देयर इज नो जीरो, एक्स की कोई वैल्यू नहीं है जहां पे वाई जीरो रहेगा। दूसरा, एक ही ग्राफ है जो कि एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का कोई एक जीरो रहा होगा। और दूसरी बात हम ये भी बता सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन, इट मींस इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है? लीनियर है, क्योंकि हमने बताया था लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, और लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। मान लीजिए एक और पॉलिनोमियल आपका जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये भी एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करेगा, वाई को करेगा, एक्स को कट नहीं करेगा, इसका मतलब इसका भी कोई भी जीरो नहीं है। तो हमने समझा था कि किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है उस पॉलिनोमियल की उतनी ही जीरोस होती हैं। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2, जीरोस भी 2, इसका मतलब वो 2 पॉइंट पे कट करेगा, और अगर कहीं पर भी नहीं कट कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर से निकल जा रहा है या नीचे से निकल जा रहा है, तो उसका कोई भी जीरो नहीं होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा उसकी जीरोस फाइंड करनी होंगी, मतलब हमें एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी होंगी, और उसकी जीरोस कितनी आएंगी? 2 जीरोस आएंगे। तो हमें वही 2 जीरोस फाइंड करनी है कि भाई फॉर एग्जांपल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा? फाइंड जीरोस ऑफ px, पॉलिनोमियल x। ये मेरा px दे दिया, इसकी जीरोस फाइंड करने के लिए बोल दिया। भाई साहब हम इसकी जीरोस तब तक नहीं फाइंड कर सकते जब तक मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना नहीं आ जाएगा। इसलिए हम इस एक्सरसाइज की शुरुआत में आपको यह बता रहे हैं, आपको यह सिखा रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे किया जाए। एंड ट्रस्ट मी, मैं मैथ का टीचर हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि यह चीज आपको मैथ के कम से कम 8 से 10 चैप्टर्स में काम आएगी। जहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा दिख जाएगा, हर जगह आपको यही काम करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज किया जाता है समझ लिए, उसका सेकंड और फोर्थ दोनों चैप्टर कंप्लीट हो। तो इस वीडियो को देखिए बहुत ध्यान से। अब देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले इक्वल टू जीरो, यही करते थे हम। एक जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहा था उसमें भी क्या करता, उसको इक्वल टू जीरो रख दिया था, और इसको इधर लेगा उसको। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगी आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगी। इसका अलग मेथड है, वो क्या है? प्लीज स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टेप वन क्या है? आपको देखना है एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में। अब इसके साथ तो कोई भी नहीं है, इसका मतलब क्या कौन है? 1 है। जब जिस एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है उसके साथ 1 है। ओके, और अब देखिए कि कांस्टेंट टर्म क्या है? -10। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये जो टर्म है अपने साइन के साथ लिया जाएगा। तो आपके पास है प्लस का 1 इंटू माइनस का 10। आपने यहां से प्लस का 1 लिया और यहां से माइनस का 10 लिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा। यही मेरा पहला स्टेप है, सबसे पहले यही काम करना। और आ गया मल्टीप्लाई करके 10 × 10 एंड प्लस इंटू माइनस। और यही क्या है? यही वो चीज है जो मेरे सारे दिक्कतों को सॉल्व करेगी। -10। ठीक है। अब इस जो मेथड जो हम कर रहे हैं इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मतलब मिडिल टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देना। इस वाले ये जो मिडिल टर्म है आपका, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर देना, 2 पार्ट में तोड़ देना।
समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए समझ लेते हैं। ओके, अब एक बात देखिए, पहली बात ये भी ध्यान रखना कि आपकी जो इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखी हो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले, उसके बाद एक्स वाली टर्म, और फिर आपकी कांस्टेंट टर्म इसी फॉर्म में लिखी होनी चाहिए भाई साहब। इधर उधर लिखी है तो पहले उसे सेटल कर लो, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट। अब आपको क्या करना है, ये जो माइनस का 3x है मैं यहां लिख लेता हूं अलग, माइनस का 3x यहां लिख लेता हूं अलग। अब यार इस 3 को मुझे ऐसे तोड़ना है दो नंबरों में कि अगर उन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 10 आ जाए। उन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाए बच्चे, माइनस का 10 आ जाए, माइनस 10 आ जाए। अब माइनस 10 लाने के लिए चाहो तो तुम आप 10 को ही करो ना, ब्रेक डाउन, 2 5 10, 5 1 5, तो ये आ गए 2 और 5 एंड 5 2 10। सही बात है, दो नंबर मिल गए जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है। अच्छा मुझे ये भी पता लग गया, 5 में से 2 माइनस करो तो 3 भी आ जाता है। वो दो नंबर ऐसे हो जिनको आपस में प्लस या माइनस करने पर जो मिडिल वाली टर्म है वही आ जाए। बस ध्यान रखना ये है कि जो मिडिल टर्म का साइन है, साइन भी वही आना चाहिए, माइनस का 3 ही आना चाहिए। अब अगर देखिए मैं 5 माइनस 2 कर देता हूं तो मुझे मिलेगा प्लस का 3, बट अगर मैं माइनस 5 प्लस 2 कर देता हूं तो एक नंबर माइनस का, एक प्लस का, बड़े में से छोटा माइनस करो और बड़े वाले का साइन लगाओ, तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 3। तो मुझे दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 10 आ जाए, और जिनको आपस में प्लस माइनस करूं तो बीच वाला टर्म आ जाए। कुछ नहीं समझे या समझे? मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने पहले क्या लिया, फर्स्ट स्टेप, इसको और इसको मल्टीप्लाई करा, माइनस का 10, यही मेरा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे अब क्या करना है, 10 को फैक्टराइज करना है, पर उससे पता लगा 5 और 2 आया, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके देखा 10 आ गया। सही बात है, 5 में से 2 को माइनस करके देखा तो 3 भी आ गया। बस सिर्फ इतना करना है। अगर आंसर माइनस का चाहिए, अगर आपको आंसर माइनस का चाहिए तो बड़े वाले नंबर को माइनस का रखना मेरे भाई, और अगर आपको आंसर प्लस का चाहिए, प्लस 3 चाहिए होता तो बड़े वाले नंबर को प्लस का रखना मेरे भाई। अगर आपको आंसर माइनस का चाहिए तो बड़े वाला नंबर माइनस का रखना, और अगर आपको आंसर प्लस का चाहिए तो बड़े वाला नंबर प्लस का रखना। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। आओ भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। मैंने कुछ नहीं करा भाई, कोई सोचेगा ये क्या जादू कर रहे हो सर, कुछ नहीं कर रहा हूं। माइनस 5x प्लस 2x करो, यहां पे कर लो, माइनस 5x प्लस 2x, एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का, 5 में से 2 घटाओगे तो 3x आएगा, वो भी माइनस का। तो मैंने कुछ नहीं करा, माइनस के 3x को ऐसे लिख दिया, इस माइनस के 3x को ऐसे तोड़ के लिख दिया। और तोड़ूंगा कैसे, वो कैसे पता लगाया, वो यहां से पता लगाया कि भैया इस तरीके से टूटना है मामले को। अब देखिए हमारे पास 4 टर्म आ गए ना, यहां पे मेरे पास 4 टर्म आ गए, एक पेयर ये और एक पेयर ये, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब इन दोनों में से मुझे एक चीज कॉमन लेनी है और एक चीज इन दोनों में से कॉमन लेनी है। कैसे लेनी है ये चीज समझिए बच्चे, इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं अलग अलग करके लिखाता हूं, इसको मैं लिख देता हूं आपका यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से क्या कॉमन आ सकता है। कॉमन आने का मतलब भाई ऐसी क्या चीज जो इस भैया के पास भी है और इनके भी पास है, इनके पास नंबर भी लिख लो, इसका मतलब 1 है ना। ओके भाई, इसका नंबर में 1 है, इसके नंबर में 5 है ना, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है। भैया कॉमन हमेशा जिस पे कम है उस पे से लिया जाएगा। एक एग्जांपल दे देता हूं, मान लीजिए हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, 5 लोग हैं, शेयर करना चाहते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, तो एक बंदे के पास 100 रुपए है, एक बंदे का 50 रुपए है, एक बंदे का 20 रुपए और एक बंदे का 10 रुपए है ना, और दूसरे बंदे के पास 5 रुपए है। बट हम शेयर करना चाहते हैं बराबर अमाउंट ऑफ मनी, तो भाई जिसके पास 5 है वो तो 5 ही शेयर कर पाएगा ना, वो 50 तो नहीं शेयर कर पाएगा। तो मैं जो सबसे कम वाला है वो 5 शेयर करेगा, दूसरे को भी 5 ही करने पड़ेंगे, तीसरे को भी 5, क्योंकि हम इक्वल शेयर करना चाहते हैं। तो इसीलिए शेयर अमाउंट किस पे डिपेंड किया, जिस पे सबसे कम है। तो जो चीज शेयर की जाएगी या जो चीज कॉमन ली जाएगी वो डिपेंड करेगी जिस पे कम है। इस पे 2x है,
इस पे एक ही x है, तो दोनों में से एक x कॉमन लिया जाएगा। अब भैया इसके पास से एक x गया तो क्या बचा इसके पास, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या था, x इंटू एक्स, और एक x चला गया तो यही बचा बेचारा, माइनस इसके बाद भैया से x चला गया तो क्या बचा, ठीक है, हो गया कॉमन, लिख दो यहां पे x कॉमन लिया, x माइनस 5 बच गया और मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब कोई कैसे कंप्लीट, क्योंकि भाई ध्यान रखो जो यहां से कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आएगा, आंख बंद करो और यहां पर भी वही लिख दो, आंखें बंद करो, जो इस ब्रैकेट में आया वही इस ब्रैकेट में से लिख दो बिना सोचे। अब न यार भाई इसमें से क्या कॉमन लिया जाएगा, एक बात बताओ, ये टर्म क्या था, ये 2x था ना, क्या बच गया, सिर्फ x बच गया, तो कौन बाहर चला गया, 2 बाहर चला गया, समझे, फिर से देख लो, x माइनस 5, ये 2x था, क्या बन गया, x बन गया, कौन बाहर चला गया, 2 बाहर चला गया। ये 5 कैसे आया, भाड़ में जाओ, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर भी देख लेते हैं, ये ऐसे चला गया, इस टाइम को हमने 2 इंटू 5 लिख दिया, और 2 इंटू 5 में से 2 बाहर चला गया तो 5 बचा बेचारा। अब आगे चलते हैं, अब एक चीज है, ये 2 के पास सामने कोई साइन आएगा, प्लस का या माइनस का, ये देखना है। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यहां पे भी गलती होती है, देखिए ये साइन माइनस का था और माइनस का ही है, ये साइन माइनस का था और माइनस का ही है, मतलब साइन चेंज नहीं हुआ। जब साइन चेंज नहीं होगा तो ये नंबर आप प्लस का कॉमन लोगे, कैसे कॉमन लोगे भाई, प्लस का कॉमन लोगे, और अगर ये साइन चेंज हो जाता, माइनस से प्लस हो जाता या प्लस से माइनस हो जाता, तो यहां पे जो नंबर कॉमन लिया जाता वो माइनस का कॉमन लिया जाता, समझे मेरी बात। बस अब तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब मेरे पास फिर से दो चीजें बच गई, एक ये दो टर्म बच गए ना, एक ये टर्म, इन दोनों के पास क्या कॉमन है, इस भाई के पास भी x माइनस 5 है, इस भाई के पास भी x माइनस 5 है, तो दोनों से क्या कॉमन ले लो, x माइनस 5 कॉमन ले लो दोनों के पास से। इसके पास से x माइनस 5 जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, इसके पास से x माइनस 5 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, लो जी, इक्वल टू 0। एक मजे की बात और है जो समझनी है हमको, वो मैं आपको यहां समझा देता हूं, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, इसको यहां ले आते हैं और बहुत अच्छी बात समझेंगे। बच्चे क्या करते हैं कि अब करेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5, x की एक वैल्यू आ गई, और करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। एक बार इसको 0 रखा, एक बार इसको 0 रखा, पर उनमें से बच्चों को यह पता ही नहीं है कि क्यों रखा, ठीक है, क्यों रखा वो मैं आपको समझा देता हूं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक x की वैल्यू 5, एक x की वैल्यू 2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसलिए x की दो वैल्यू आनी थी और x की दो वैल्यू आ गई, और इन वैल्यूज को आप क्या बोल दोगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्या बोल दोगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बात यहां पर है कि हमने एक बार इसे और एक बार इसे 0 क्यों रखा वो मैं समझाता हूं। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं करूं a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो इससे आप क्या समझते हैं, देखो ध्यान रखना, यहां पे भी ये मल्टीप्लाई है आपस में। अब a इंटू बी इज इक्वल टू 0 करूंगा तो इससे आप क्या समझे, मैं समझाता हूं क्या समझे। भाई दो नंबर मल्टीप्लाई होके 0 आ रहे हैं तो पता है क्या है, या तो a 0 है और या तो b 0 है, या वो दोनों की दोनों 0 है, तभी तो उनका मल्टीप्लीकेशन 0 आ सकता है। 2 इंटू 0 करोगे तभी तो 0 आएगा, 2 इंटू 4 करोगे तो 8 नहीं आ जाएगा, 0 इंटू 5 करोगे तभी तो 0 आएगा, तो या तो ये 0 या फिर ये 0 या ये दोनों 0। अब ऐसे ही जब यहां पर एक नंबर को मल्टीप्लाई करा दूसरे से और आंसर आया 0, तो भैया या तो ये 0 है या भाई ये वाली चीज 0 है, तो हमने एक बार इसको 0 रखा तो x की वैल्यू 5 आ गई, और एक बार इसको 0 रखा तो x की वैल्यू -2 आ गई। अब समझ में आया कि एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0 क्यों पुट करते हैं, क्योंकि इफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर इज 0 देन ईदर वन फर्स्ट नंबर इज 0 और सेकंड नंबर इज 0, या तो पहला नंबर 0 है या फिर दूसरा नंबर 0 है। भाई साहब आपको क्वेश्चन समझ में आया, ये आपके जीरोस निकल गए और यही निकालने थे हमको, ठीक है। पॉलिनोमियल के जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन है आपका एक एग्जांपल में, उसमें जीरोस निकालने के लिए बोला गया, इसीलिए मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट
मेथड से आपको जीरोस निकालने सिखा दिए हैं, हालांकि हम पहले सीख चुके हैं बट स्टिल मैंने आपको फिर से सिखाया है। हम 9th क्लास में ये चीज सीख चुके हैं बट फिर भी हमने आपको वापस से इस चीज को सिखाया है। ठीक है, चलिए अब हम एक क्वेश्चन और कर लें। इसको प्लीज वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन कीजिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसे करते हैं, इस बार थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, ओके, आप भी हेल्प कीजिएगा। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब भाई -8 इक्वल टू 0। अच्छा, पहले तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे 1/8 आ गया तो मैं क्यों 1/, करूं यार, मेरे को दिक्कत हो जाएगी 1/ वगैरह, अपॉन वगैरह में ना चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो ऐसा करते हैं, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, मैं एलसीएम ले लेता हूं। जब 1 और 8 का एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम 8 ही आ जाएगा। 1 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 8 बार में, तो नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई, सिंपल बात है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं हम लोग। ओके, 8 1 8, नीचे 8 हो गया, 8 2 16, तो ये हो गया 16x स्क्वायर माइनस 1 के टर्म में 8 बार में, तो नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू एक्स कितना हो गया, 8x प्लस 8 के टर्म में 8 कितनी बार में, एक बार में, तो 8 1 8 एंड 8 1 1 1, तो आ गया 1 इक्वल टू 0। आप मुझे बताओ, इस पूरे के नीचे 8 है तो इसको इधर ले जाऊंगा तो 0 नहीं बन जाएगा, बन जाएगा भाई। तो इसको इधर लेके 0 बना देते हैं और मेरी इक्वेशन बन गई है 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब भाई क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x स्क्वायर x और 1, अब मेरा स्टेप 1 क्या था, x स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो और इस नंबर को मल्टीप्लाई करो, मतलब 16 इंटू 1 करो तो आएगा 16। दो नंबर प्लस के हैं तो प्लस इंटू प्लस, प्लस का 16। अब मुझे इस 8 को इस तरीके से तोड़ना है क्या, कि भैया इनको जोड़ूं तो 8 आए और मल्टीप्लाई करो तो 16 आ जाए। अब भाई जोड़ूं तो 8, मल्टीप्लाई करूं तो 16, अगर मैं थोड़ा सा सोचूंगा तो 4 4 का 16 होता है भाई साहब, राइट, और 4 + 4 8 भी होता है भाई साहब। तो मेरा तो काम बन गया, 4 + 4 8 भी आया और 4 और 4 16 भी आया, पर दिक्कत एक है, मुझे माइनस का 8 चाहिए। तो क्या दिक्कत है, माइनस का 8 चाहिए तो दो नंबर माइनस के 4 ले लो, -4 माइनस का 8 आएगा, और -4 इंटू -4 करोगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 16, तो प्लस का 16 भी आएगा। तो मेरी यही रिक्वायरमेंट होती है कि मल्टीप्लाई करके ये आए और ऐड करके बीच वाला नंबर आए। ठीक है, तो मेरा काम हो गया, 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने -8 को ऐसे ऐसे लिख दिया, भैया कोई दिक्कत तो नहीं है, इसे मिडिल स्प्लिट बोलते हैं। अब आ जाओ, एक पेयर दूसरा पेयर, सही बात है ना, ओके। ऐसा कोई नंबर जो 16 को भी कट करे और 4 को भी कट करे, ऐसे तो 4 ही है, तो इन दोनों में से 4 कॉमन आएगा, और भाई दोनों का x भी है तो x भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, 4 के टेबल में 16 कितनी बार में, 4 बार में, और एक x भी बाहर गया तो 4x माइनस, यहां तो पूरा 4x ही बाहर चला गया, तो कौन बचे भैया, 1। सिंपल सी बात, जो पहले ब्रैकेट में वही दूसरे ब्रैकेट में, यही बताया था, जो पहले ब्रैकेट में आ जाए आंख बंद करके उसे ही दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। अब आप मेरी बात सुनो यार, यहां 1 था, 1 ही बचा रहा, तो कॉमन 1 ही गया हुआ, क्योंकि इसके पास बेचारे के पास कॉमन देने के लिए कुछ था ही नहीं। जो कुछ कॉमन नहीं दे सकता वो 1 कॉमन देगा, तो 1 कॉमन चला गया। बट एक चीज हमने पढ़ी थी, क्या, साइन चेंज हो गया जी, ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, तो इस 1 के सामने एक साइन आने वाला है, ये प्लस था माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, तो एक चीज कैसी कॉमन आएगी, माइनस की। तो आ जाइए, सो दिस इज, अब ये टर्म एक बच गई, ये टर्म एक बच गई, दोनों के पास क्या है, इसके बाद 4x - 1, इसके पास 4x - 1, तो हम इसको यहां पर ले जाते हैं, तो दोनों के पास से कॉमन क्या गया, 4x - 1, इसके पास से 4x - 1 कॉमन गया, इसके पास से 4x - 1 कॉमन गया, तो क्या बचा, 4x, और इसके पास से गया तो क्या बचा, -1। ठीक है, ओके। अब यहां पर ऊपर आ जाते हैं, 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1,
x इज इक्वल टू 1/4। इस वाले में भी वही आएगा क्योंकि दोनों चीजें सेम है, तो x की दोनों वैल्यू क्या आएंगी 1/4 एंड 1/4, सॉरी प्लस का ही 1 आएगा जी। 1/4 एंड 1/4 दोनों वैल्यू सेम आ रही है। अरे ये क्या बात हुई, ये कैसी बात हुई, अभी आपको समझा देते हैं। आपने इस तरीके का ग्राफ देखा था, पैराबोला। पैराबोला उसका ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला होता है। ये पैराबोला बन रहा है, बट क्या होता था, ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, जबकि इसकी 2 जीरो होनी चाहिए, जबकि इसकी 2 जीरो होनी चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है। तो ये तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटे, तभी तो 2 जीरो होंगी, बट ये तो एक ही पॉइंट पे काट रहा है। ये कौन सी कंडीशन है, ये यही वाली कंडीशन है कि भाई इसके जीरोस तो 2 ही हैं, पर दोनों जीरो एक दूसरे को ओवरलैप करे हुए हैं, एक ही जगह पर हैं, दोनों जीरो सेम हैं, तो ग्राफ ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बन जाएगा। समझे या नहीं? जब दोनों जीरो सेम होंगी तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। वो पैराबोला एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा। क्या आपको समझ में आया? ये था पूरा का पूरा हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट। मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिट समझाया। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल का पार्ट है, मैं क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा रहा हूं, ये जस्ट क्योंकि पॉलिनोमियल में मिडिल टर्म स्प्लिट आया तो मैंने एक बार आपको एक्सप्लेन कर दिया। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, तब अंडर रूट वाले मिडिल टर्म स्प्लिट भी कराऊंगा, और वो बहुत इजी होते हैं। हम क्या करते हैं, अंडर रूट को देख के डर जाते हैं, नहीं भाई साहब वो सबसे इजी है, और यही मेथड कि जो इस ब्रैकेट में वो इस ब्रैकेट में यूज करो, आंसर निकाल दो। चलिए तो इसको करिए। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो सही लगी है, समझ में आई है, और ये चैनल आपका कोई भी बेनिफिट कर रहा है मैथमेटिक्स में, तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, बताइए कि एक टीचर है तो मुझे समझ में आते हैं भाई, ठीक पढ़ाते हैं, तुम भी देख लो, अगर तुम्हारा कोई फायदा हो आप भी उस चैनल को ज्वाइन कर लो। आपको मैथ्स में अपनी क्लास में किसी ट्यूशन किसी भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस चैनल को फॉलो करते रहिए, ठीक है? ये मेरा प्रॉमिस है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, इन द एंड ऑफ दिस वीडियो हम एक थॉट लेकर आए हैं, उसको भी देख लेते हैं, जो कि हम हर वीडियो में करते हैं। यू प्रैक्टिस एंड यू गेट बेटर, इट इज वेरी सिंपल। कह रहा है कि इट इज वेरी सिंपल, लाइफ इज वेरी सिंपल। अगर आप किसी भी काम में किसी भी चीज में बेटर होना चाहते हैं, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। यू प्रैक्टिस एंड यू गेट बेटर। आप प्रैक्टिस करो, आप बढ़िया हो जाओगे। आप कोई कुछ भी काम करते हो, आप वीडियो बनाते हो, वीडियो बनाओ और बेटर हो जाओगे। पढ़ाते हो और पढ़ाओ और बेटर हो जाओगे। कंप्यूटर चलाते हो और चलाओ और बेटर हो जाओगे। साइकिलिस्ट हो, साइकिल चलाओ और बेटर हो जाओगे। सो यू प्रैक्टिस एंड यू गेट बेटर, इट इज वेरी सिंपल। सो लाइफ इज वेरी सिंपल, यू प्रैक्टिस एंड यू गेट बेटर। प्रैक्टिस करते जाइए और आप बेटर हो जाएंगे। और मैथ का यही फंडा है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, द मोर कॉन्फिडेंट यू विल बी। ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, ज्यादा सीखोगे और ज्यादा ही करोगे, मार्क्स भी ज्यादा आएंगे। तो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।